बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये अगला लेक्चर आपके सामने है जी। ये एक छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज से भी छोटा है, तकरीबन एक चौथाई सफ़े का आप देख रहे होंगे। आपकी किताब भी सामने खुली होती है जब ये लेक्चर हो रहे हैं तो अच्छा ये हम जो पढ़ने लगे हैं और उसके बाद फिर अगले दो अहम क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ छोटी सी रिपीट कर दूँ जो कभी पहले भी आपको मैंने की थी कि ये बच्चों ऑनलाइन लेक्चर्स में जहाँ थोड़ी सी हमें खामियों का सामना भी है, आपको मसले मसाइल ज़ाहिर है वो एग्जैक्ट उस तरह का नहीं माहौल बन पाता जो आपका फ़िज़िकल आम जो क्लासेस लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा फ़ायदा भी है, एक बड़ी नेमत भी है ये ऑनलाइन लेक्चर्स कि चैप्टर 16वां बच्चों ख़ास तौर पर ऐसा है, आपने जो अब तक लेक्चर लिए हैं, पिछला ही लेक्चर जो लेटेस्ट लिया था RC और RL सीरीज सर्किट वाला, आपको पता है कि वो आपको एक स्टेप या एक पॉइंट भी समझ नहीं आना था अगर उससे पिछले टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए आपने। तो ये ऑनलाइन लेक्चरों की एक बड़ी अच्छी नेमत है ये आपके लिए। मैंने बताया कि वैसे तो आप किसी भी चैप्टर में कोई लेक्चर मिस कर जाएं तो अगले फिर अमूमन समझ नहीं आते बहुत सी चीज़ें, लेकिन 16वें चैप्टर के इन टॉपिक्स में जो हम इस वक्त AC सर्किट्स के पढ़ रहे हैं, ये बात बच्चों बतौर ख़ास अप्लाई होती है। ये सबसे ज़्यादा हर चैप्टर में ही होती है, लेकिन यहाँ 16वें में ये बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर ये चीज़ अप्लाई होती है कि पिछला कोई भी लेक्चर आपने छोड़ दिया दरमियान में तो आपको अगले लेक्चर की बहुत सी चीज़ें पल्ले ही नहीं पढ़नी, और आपने ऑलरेडी ये बात देख ली होगी पिछले लेक्चरों में के भी। अब भी जो बातें हम करने लगे हैं वो भी ऐसा ही है, पिछले लेक्चरों की डायरेक्ट एप्लीकेशन और उनका रिजल्ट है। मसलन अब जो बात मैं ये करने लगा हूँ पावर डिसिपेशन इन AC सर्किट्स, तो इसका ताल्लुक एक तो जो पिछला लेक्चर आपने पढ़ा था RC और RL सर्किट, उससे पिछला जो था AC थ्रू इंडक्टर्स, AC थ्रू एन इंडक्टर, उस टॉपिक के बच्चों जो बिल्कुल आखिरी पैरा था आपकी किताब पे, ज़रा बेशक फिर से किताब में देख लें, वो था यही था पावर डिसिपेशन इन ए प्योर इंडक्टर, कुछ इसी तरह की बात थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ जो बात की थी वो मैं थोड़ी सी ऊपर से जगह छोड़ के यहाँ वो जगह क्यों छोड़ने लगा वो बाद में बताता हूँ। ये मैं एक छोटी सी बात वो दोहरा दूँ जो आपने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था वहाँ पे AC थ्रू इंडक्टर में। ये बच्चों आपकी जानी पहचानी वेव फॉर्म मैंने बना दी। अब आपको पता है कि ये अगर हमने बनाई है करंट की वेव फॉर्म, मैं इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, AC थ्रू इंडक्टर, तो वोल्टेज फिर उसको लीड करती है इंडक्टर में बाई 90 डिग्री। ये डायग्राम्स आप हाथ से बना के ही करेंगे, याद तो ही याद होनी है, वरना समझ ही नहीं आपको आनी। अच्छा, ये थी जो ब्लैक कलर से मैंने बना दी है, ये आपकी जानी पहचानी वही जो आपने देखा करंट की, और ये वाली बच्चों ग्रीन जो है ये वोल्टेज की। और जो उस जगह हमने जो बात डिस्कस की थी, आपको पता है कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है, और ये जो हमने वहाँ पर बात की थी वही फिर से दोहराने लगे कि एक साइकिल जब हमने डिस्कस किया था बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए उसमें हमने क्या बात डिस्कस की थी। इस एक साइकिल, ये एक मुकम्मल इतना यहाँ तक ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया, करंट का भी वोल्टेज का भी, ये बातें आपको पता है। और यहाँ तक ये हुआ था हाफ साइकिल, और ये बच्चों एक क्वार्टर, ये पहला क्वार्टर, ये वही बातें आपकी जानी पहचान, ये दूसरा क्वार्टर, ये फिर तीसरा क्वार्टर साइकिल, और फिर आखिर में ये वाला चौथा क्वार्टर साइकिल। हमने देखा था कि यहाँ सारी डिटेल में अब सारे वही टाइम आपका फिर ज़ाया नहीं करूँगा, आपको पता है यहाँ क्या बात की थी। तो हमने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टर में पावर ली थी इंडक्टर ने सर्किट से, और सेकंड क्वार्टर में लौटा दी, थर्ड क्वार्टर में फिर ले ली, और फोर्थ में फिर लौटा दी। नेट पावर कंजम्पशन या नेट पावर डिसिपेशन ज़ीरो। ये आइडियल केस है, वैसे प्योर इंडक्टर में ऐसा होता है, खालिस इंडक्टर में ऐसा होता है, ये बातें हम कर चुके हैं। अच्छा, ये मैंने बात की इंडक्टर की और समझ आ गई ये क्या है डिटेल, ये क्यों है, कैसा है। मैंने कहा मैं फिर वही 2-4 मिनट ज़ाया नहीं करूँगा, आप वही लेक्चर दोबारा ले लीजिएगा जो कि बड़ा अच्छा है अब ऑनलाइन लेक्चरों का हमारा मामला। अच्छा, ये जो दोबारा बजाय डायग्राम बनाने के और 1-आध मिनट ज़ाया करने के, मैं इसी में ही अगर यूँ कर दूँ बच्चों कि ये जो ब्लैक कलर की है इसको वोल्टेज वेवफॉर्म का लेबल दे दूँ, और जो ग्रीन कलर की है इसको करंट का, तो कोई बताएगा, पहचानेंगे ये अब किसका ये कौन सा केस बन गया भला? क्यों जी? उम्मीद है कि आप में से जिन्होंने समझ के और बात को गौर से अच्छी तरह से तवज्जो से पढ़ा है, देखा है,
तो उनको पता है कि ये मैंने जो अब बना दिया है, आपने देखा मैंने वेव फॉर्म चेंज नहीं की, जस्ट मैंने आई और वी चेंज कर दिया। ये बच्चों आप बिल्कुल ठीक पहचाने, आप में से बहुत से लोग, ये है AC थ्रू कैपेसिटर के लिए जो हमने फेज डिफरेंस समझाने के दौरान वेव फॉर्म बनानी थी, ये वो है। और इसमें करंट लीड करता है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है बाय 90 डिग्री। और बात सिर्फ इतनी है कि बस वोल्टेज और करंट आपस में इंटरचेंज हुए हैं, लेकिन वो जो रिज़ल्ट है, वो जो चारों क्वार्टर्स में फिर जो रिज़ल्ट निकला कि जी फर्स्ट क्वार्टर में क्या किया, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, बच्चों कैपेसिटर के लिए भी टोटल कैपेसिटर के लिए भी हर लिहाज से वही बात है। प्योर कैपेसिटर में भी नेट पावर कंजम्पशन ज़ीरो होती है, प्योर इंडक्टर में भी, प्योर कैपेसिटर में भी। ये तो उन दोनों के, कैपेसिटर का भी मैंने दिखा दिया, इंडक्टर का उससे पहले दिखा दिया, ये वेव फॉर्म थी। लेकिन मैं इधर आपके लिए यहाँ लाइन दरमियान में लगा के मैं बात अगर कर दूँ कैपेसिटर के लिहाज से, अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊँ और इंडक्टर के लिए भी, तो आपको अब अच्छी तरह पता है कि ये क्या मामला है। कैपेसिटर के लिए भी और इंडक्टर के लिए भी अगर मैं करंट ले लूँ बच्चों रेफरेंस, अब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मैं फिर वही रिपीट करता हूँ कि ये सिर्फ उनको समझ होगी कि जब चाहें हम करंट को या वोल्टेज को जिसको चाहें रेफरेंस ले सकते हैं, फिर दूसरा उससे लैग है या लीडिंग है, लैगिंग है या लीडिंग है, वो उसके मुताबिक दिखाना है। कैपेसिटर है तो मैंने अगर करंट को ले लिया रेफरेंस, तो फिर मैं वोल्टेज को अब मजबूरन इधर दिखाऊंगा, ये है VC, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ये सारी बातें पीछे पड़ी π/2 से करंट लीड करता है। अगर करंट को ही रेफरेंस चुन लें, इधर भी करंट वेक्टर को ही रेफरेंस चुन लें इंडक्टर में भी, तो अब आपको पता है कि क्या मामला है। ये है जी VL, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, उसका वेक्टर बना दिया, और यहाँ भी π/2। मैंने जानबूझ के दोनों के लिए करंट को ही रेफरेंस चुना है और वोल्टेज फिर उससे लैगिंग या फिर लीडिंग दिखा दी है। कैपेसिटर में लैगिंग वोल्टेज है, करंट लीडिंग है, और आपको पता है इंडक्टर में वोल्टेज लीडिंग है, करंट लैगिंग है बाई π/2 दोनों में। और पावर कंजम्पशन हमने देखा दोनों में ज़ीरो है। ज़रा गौर कीजिए, इस मामले से कुछ आइडिया ये हुआ कि शायद उस वक्त पावर कंजम्पशन ज़ीरो होती है जब करंट और वोल्टेज आपस में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस रखते हों। कुछ ये आइडिया हो रहा है यहाँ से। या मैं इसी बात को बच्चों एक और तरह बयान करता हूँ कि हम ये फिर यहाँ से एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि उस वक्त पावर कंजम्पशन ज़ीरो या पावर डिसिपेशन किसी भी डिवाइस में ज़ीरो होती होगी जब वोल्टेज का बिल्कुल भी कोई कंपोनेंट करंट के अलोंग ना हो, उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो। वोल्टेज का कोई भी कंपोनेंट करंट के अलोंग ना हो, तो करंट की लाइन के पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, उस वक्त पावर कंजम्पशन ज़ीरो होती है। लेकिन ये जो मैंने ऊपर अभी जानबूझ के खाली जगह छोड़ी थी, उसकी भी बात कर लें। मैंने ये खाली जगह छोड़ी थी बच्चों रेजिस्टर के लिए, AC थ्रू रेजिस्टर। शुरू में ही AC सर्किट्स का पहला लॉन्ग क्वेश्चन था AC थ्रू रेजिस्टर। अब ज़रा उसको भी याद करें। कैपेसिटर और इंडक्टर तो हमने देख लिए। रेजिस्टर में बच्चों क्या था आपको पता है, रेजिस्टर्स में ये सूरत हाल थी। ये अगर मैंने फ़र्ज़ कीजिए करंट का ग्राफ बना दिया, तो वोल्टेज का भी इसके साथ ही ये मैंने बना दिया। ये V ग्रीन वोल्टेज का, और ये जो I है ये मैंने करंट का बना दिया ब्लैक कलर से। अब ये क्या है, क्यों है, ये बातें पिछले लेक्चर में मौजूद हैं, ये मैं इस पर टाइम नहीं ज़ाया करने लगा। लेकिन इसकी वेक्टर डायग्राम क्या थी, तो वो भी आपको पता है कि ये था अगर V वेक्टर, और ये था फिर I वेक्टर, करंट वेक्टर। ये अब आपको पता है। और यहाँ पर पावर कंजम्पशन जो थी वो सिंपली करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज थी। वैसे फार्मूले ये भी लिखे थे वहाँ, ये आपको याद होगा। और वहाँ पर एक बात भी की थी, वो भी याद होगी, नहीं याद तो लेक्चर देख लीजिए वापस दोबारा से। कहा था कि ये फार्मूला सिर्फ तब लागू होता है जब करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं, यानी पूरी की पूरी वोल्टेज करंट के अलोंग है, वोल्टेज सारी की सारी करंट की ही डायरेक्शन में है। तो पावर का फार्मूला होता है पूरा का पूरा करंट मल्टीप्लाइड बाई पूरी की पूरी वोल्टेज,
पूरी की पूरी मेजर्ड वोल्टेज बाय द वे। उस टॉपिक में हमने ये हाईलाइट की तो नहीं थी बात, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी ये भी कर दूं बात कि अब हम कुछ जो पीछे कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं तो उनसे हमें कुछ ये भी आइडिया हुआ है कि हम इस फार्मूले को ज़्यादा बेहतर है यूँ लिख सकते हैं कि पावर होती है IRMS इंटू VRMS, यानी नेट पावर सर्किट की जो रिजल्टेंट जो नेट पावर है वो सर्किट का नेट करंट यानी मेजर्ड करंट मल्टीप्लाइड बाई सर्किट की नेट या रिजल्टेंट वोल्टेज या मेजर्ड वोल्टेज। तो ये एक्चुअली फार्मूला पावर का था रेजिस्टर्स के लिए बच्चों। वहाँ पर IRMS और VRMS लिख सकते हैं। जो वोल्टेज होती है अकेला प्योर रेजिस्टर है तो जितनी उसमें वोल्टेज है वो असल वोल्टेज जितनी भी थी वो उसके अंदर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो उसमें हर लम्हे की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस करंट के साथ पैरेलल है और RMS वोल्टेज भी करंट के साथ इन फेज़ है, पैरेलल है वहाँ। और ये भी कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी का, रेजिस्टर के फंक्शनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें सारी हो चुकी है। लेकिन जी अब ये तीनों केस हमने डिस्कस कर दिए कि रेजिस्टर का ये आपके सामने है। रेजिस्टर के केस में पावर कंजम्पशन ये, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो सिर्फ V और I की जगह चेंज होनी है। तो उन दोनों में हमने देखा कि ये थी पावर ज़ीरो। और पावर ज़ीरो कब होती है ये भी देख लिया, जब वोल्टेज का कोई भी कंपोनेंट अलॉन्ग करंट नहीं है। परपेंडिकुलर है तो पावर ज़ीरो और पैरेलल है दोनों तो पावर करंट इनटू वोल्टेज है। अब मैं आपको एक चीज़ जल्दी से याद करवाता हूँ बच्चों, ये आपकी चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई बातों जैसी ही बात है। वर्क पढ़ा था कभी याद करें तो हमने कहा था कि कोई बॉडी है उस पर जिधर को फोर्स लग रही है बच्चों उसी के पैरेलल अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी के अलॉन्ग हो तो सिंपली वर्क होता है F इंटू डी। लेकिन आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर को है लेकिन फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रही है तो ये फोर्स कोई वर्क नहीं करती। ये सारी बातें चैप्टर 4 के शुरू में ही है। 90 डिग्री या π/2 का आपस का रेडियन का आपस का एंगल है तो वर्क इसके लिए ज़ीरो होता है। और फिर तीसरी बात ये की थी कि फिर यहाँ से ये पता चला था कि वर्क सिर्फ वो वाली फोर्स करेगी जो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट है। चुनाचे अगर फोर्स ना परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल हो तो फिर याद करें क्या किया था, फिर फोर्स के कंपोनेंट कर लिए थे। ये था F cos थीटा जो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट था और ये था F sin थीटा जो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट था। और फिर वर्क क्या था, हमने ऊपर के दोनों केसेस से ये अंदाज़ा के ये पता चला हमें, ये हमें आइडिया हो गया कि बस वही फोर्स वर्क करती है जो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट हो, जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो वर्क डन ज़ीरो करती है। तो फिर हमने जब फोर्स ना पैरेलल थी ना परपेंडिकुलर, इन बिटवीन की कोई सूरत हाल थी तो फिर हमने फोर्स के दो कंपोनेंट किए थे। तो उस वक्त वर्क क्या था फोर्स का, बस वो कंपोनेंट जो अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है यानी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट यानी F d cos थीटा फाइनल फार्मूला आया था वो, जिसको आपने फाइनली F वेक्टर डॉट डी वेक्टर कह दिया था। तो ये बातें तीनों बातें अब तकरीबन ऐसी ही कुछ ऊपर अपने अभी की हैं। जब दोनों पैरेलल हैं VRMS और IRMS तो उस वक्त पावर होती है, पावर का फार्मूला मेजर्ड करंट मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वोल्टेज। और जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर तो पावर कंजम्पशन ज़ीरो। इससे ये पता चला कि बच्चों पावर डिसिपेट सिर्फ तब होती है, पावर डिसिपेशन सिर्फ तब होती है जब वोल्टेज का कोई ना कोई कंपोनेंट अलॉन्ग द करंट हो। और अब अगली बात करते हैं, RC सर्किट भी देखा था और RL सर्किट भी देखा था। तो RC सर्किट में आपने देखा था कि इधर को अगर करंट लिया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस IRMS करंट था सर्किट का, तो हमने देखा था कि करंट लीड करता है तो वोल्टेज इधर को आई थी जो कैपेसिटर के अक्रॉस थी, जबकि वो वोल्टेज जो रेजिस्टर के अक्रॉस थी VR वेक्टर वो इधर की हुई थी। तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट यानी सर्किट की नेट वोल्टेज VRMS इधर को आई थी और IRMS करंट के साथ उसका कोई फेज़ डिफरेंस जो था, ये भी वेक्टर है IRMS भी वेक्टर के तौर पर शो किया। तो इन दोनों का जो फेज़ डिफरेंस था वो ये था। फिर से वही बात लेक्चर देख लीजिए, वही आपके सामने है, हर चीज़ आपको पता है। तो नेट करंट और नेट वोल्टेज सर्किट का मेजर्ड करंट और मेजर्ड वोल्टेज आपस में एंगल थीटा पर हैं, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर। और RL में भी कुछ ऐसी ही बात थी। इधर को अगर लिया है बच्चों IRMS यानी सर्किट का मेजर्ड करंट, तो हमने ली थी इधर को वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये फिर आई थी हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट या नेट या मेजर्ड वैल्यू
ऑफ टोटल या रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट, और वो हमने देखा था सर्किट की नेट वोल्टेज और नेट करंट उनका आपस का ये एंगल आया था। और ये भी पता ही है बहरहाल के इसी के अलॉन्ग ये वी आर वैक्टर भी इधर कोई था अलॉन्ग आई आर एम एस। ये क्या था, क्यों था, ये सारी बातें पीछे दोबारा देख सकते हैं। तो फिर जब पैरेलल थे करंट और वोल्टेज तो सिंपली जितना करंट और जितनी वोल्टेज मेजर्ड है उनको मल्टीप्लाई किया तो पावर बनी। जब कोई वोल्टेज का कंपोनेंट नहीं था अलॉन्ग करंट तो पावर ज़ीरो। तो फिर पता ये चला कि पावर सिर्फ तब होती है डिसिपेट जब वोल्टेज अलॉन्ग द करंट होती है, वोल्टेज वेक्टर अलॉन्ग द करंट होता है। और ये बात अब इन दोनों केसेस पे कैसे अप्लाई करें, जो इन बिटवीन है, ना पैरेलल है वोल्टेज सर्किट की मेजर्ड वोल्टेज, ना ही करंट के ना परपेंडिकुलर है। जब ऐसा हो तो चाहे आरसी है चाहे आरएल में से कोई भी एक चुन लें। अब जैसे आपकी बुक पे डायग्राम बनी है तो आप यूँ समझिए कि हमारे पास वीआरएमएस वेक्टर जो था वो कुछ इधर को था और आईआरएमएस वेक्टर इधर को था, आपस में कोई एंगल थीटा बन रहा था। जब ऐसी सूरत हाल हो, वोल्टेज ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो फिर क्या करना, उसके कंपोनेंट दिखा देने हैं। ये आया जी वी आर एम एस कॉस थीटा, ये वाला आपको पता थीटा के साथ, और ये वाला आया वी आर एम एस जी साइन थीटा। और वही जो वर्क वाली सिचुएशन आपको अभी दिखाई थी उसी के मुताबिक ऊपर वाली बातों से ये हमें कुछ आइडिया समझ आई। ये आइडिया हुआ कि इसका मतलब है पावर जो हुआ करती है वो बच्चों हुआ करती है करंट, मेजर्ड करंट मल्टीप्लाइड बाई मेजर्ड वोल्टेज का सिर्फ वो वाला हिस्सा जो अलॉन्ग द करंट है। क्योंकि जब करंट के अलॉन्ग होती है वोल्टेज तो ही पावर होती है। जब वोल्टेज का कोई कंपोनेंट करंट के अलॉन्ग नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो पावर ज़ीरो। तो यहाँ जो वोल्टेज का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू करंट है उसकी पावर नहीं है, उसकी ज़ीरो। और वही जो वोल्टेज का करंट के अलॉन्ग है वही हिस्सा डालेगा पावर में, तो फिर पावर हुई आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस थीटा। यही जनरल फार्मूला है जी, आइंदा से बहुत सी जगहों पे आइंदा से यूज़ होना है, अगले टॉपिक्स में यूज़ होना है। पावर कंज्यूम्ड या पावर डिसिपेशन इन एन एसी सर्किट। जब मैं कहूँ एसी सर्किट तो उसका बेसिकली माना लिया जाता है कि जिसमें कोई कम्बिनेशन हो, आरसी हो या आरएल हो, यानी आपस में कोई एक से ज़्यादा इस तरह के कंपोनेंट जुड़े हों तो इसी सर्किट हम उसे कहा करेंगे। प्योर कैपेसिटर है तो अकेला कैपेसिटर है तो प्योर कैपेसिटर, अकेला इंडक्टर तो प्योर इंडक्टर, अकेला रेजिस्टर तो प्योर रेजिस्टर वाला सर्किट। लेकिन जब एसी सर्किट के हैं तो अमूमन उसका ये मतलब होता है कि कोई ना कोई कम्बिनेशन है। तो एसी सर्किट्स में ये बच्चों फार्मूला है पावर डिसिपेशन का। और ये फार्मूला ज़रा देखिए तो जनरल फार्मूला है, ये ऊपर वाले केसेस पर भी अप्लाई होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। जब सबसे ऊपर वाला केस देखें तो क्या है आपस में, थीटा क्या है, ज़ीरो। तो जब थीटा बच्चों ज़ीरो होगा तो खुद ही देखिए फिर ये उसी तरह के केसेस हैं जैसे वर्क के भी पढ़े थे आपने, कब होगा वर्क ज़ीरो, कब होगा पॉजिटिव, कब वगैरह नेगेटिव वगैरह, कब कम ज़्यादा, कब ज़्यादा। तो फिर ये है जी आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो आपको सबको पता ही है 1 होता है, तो आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू 1। ये किसके लिए भला, जब थीटा ज़ीरो कहाँ था भला, इधर था। और उस वक्त पावर का फार्मूला पता ही है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस था सिंपली, और वही बन गया, यही बन गया। तो ये फार्मूला जनरल है, ये उस पर भी अप्लाई हुआ और ये इन दोनों पर भी अप्लाई हुआ। और आपको मेरा ख्याल पता चल गया होगा मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों केसेस में प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर में दोनों में ही थीटा 90 है, π/2 है आपस का वोल्टेज और करंट का, और कॉस 90 आपको पता ही है कि ज़ीरो होता है। तो इन दोनों केसेस में फिर पावर कंजम्पशन क्यों ज़ीरो है उसकी ये फार्मूला जनरल फार्मूला बता रहा है, ये ज़ीरो है। ले जी, यही आपका टॉपिक, ये आपने देख लिया पावर इन एसी सर्किट। लेकिन लास्ट एक छोटा सा पॉइंट रहता है, तो आपने गौर किया कि सर्किट के अंदर फेज़ डिफरेंस क्या है वोल्टेज और करंट का। बेसिकली पावर कम खर्च होगी, ज़्यादा होगी, कंज्यूम डिसिपेशन कितनी होगी, वो इतने हिस्से पर डिपेंड करता है। आपने देखा जब कॉस थीटा है मैक्सिमम, ये बात आप पहले भी जानते हैं, जिन इक्वेशंस में थीटा कॉस थीटा या साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आपको सबको ऑलरेडी पता है कि ये वाली चीज़ यानी पावर होगी मैक्सिमम जब कॉस थीटा होगा मैक्सिमम, और पावर होगी ज़ीरो जब कॉस थीटा होगा ज़ीरो। तो कॉस थीटा नहीं तय करना है, यानी एंगल थीटा नहीं तय करना है बिटवीन करंट और वोल्टेज, क्या एंगल है, क्या फेज़ डिफरेंस है, उसने तय करना है कि किसी भी गिवन एसी सर्किट्स में पावर कितनी कंज्यूम हुई। तो सारा कंट्रोल इसी के हाथ में होगा। इसी वजह से इस कॉस थीटा वाले हिस्से को ही, इस फार्मूले के कॉस थीटा वाले हिस्से को एक नाम दिया गया पावर फैक्टर। यही है पावर फैक्टर, यही होगा 1 यानी मैक्सिमम, तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम, यही होगा 0 तो सर्किट में पावर डिसिपेशन 0, और यही कोई इन बिटवीन वैल्यू वाला होगा, ना 0 ना मैक्सिमम, तो पावर कंजम्पशन भी इन बिटवीन होगी, ना 0 ना मैक्सिमम। तो इसी वजह से सारी शरारत
याद आया जी, वो मैं अमूमन कभी कहा करता हूँ। तो सारी शरारत इसी की है, कॉस थीटा की, सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। इसीलिए यही कहलाता है पावर फैक्टर, जिसकी ज़ाहिर है यूनिट कोई नहीं होगी उसकी, क्योंकि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा की, साइन थीटा की, टैन थीटा की कोई नहीं यूनिट होती, वजह आपको पता है। लो जी, यही टॉपिक है, बिल्कुल यही बातें हैं आपकी किताब पे भी। तो ये था पावर इन एसी सर्किट्स। तो कहता है दी एक्सप्रेशन फॉर पावर वी आर एम एस आई आर एम एस होल्ड्स, ये तभी लागू होता है ओनली व्हेन वी आर एम एस एंड आई आर एम एस आर इन फेज, ये आपस में इन फेज हो तभी लागू होता है। एंड दी सर्किट इज़ प्योर रेजिस्टिव, और जब खालिस रेजिस्टेंस वाला हो तब ये फार्मूला लगता है। वी नो दैट दी पावर डिसिपेशन इन ए प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटर सर्किट इज जीरो, और इन दीज केसेज द करंट लैग्स और लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री एंड द कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज वेक्टर वी आर एम एस यहाँ लिखना है अलॉन्ग करंट आई आर एम एस इज़ ज़ीरो। तो हमें पता है कि उस वक्त जो वोल्टेज का कंपोनेंट होता है करंट के अलॉन्ग वो जीरो होता है प्योर कैपेसिटर में और प्योर इंडक्टर में। इन एसी सर्किट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज वी आर एम एस एंड द करंट आई आर एम एस इज थीटा। एसी सर्किट का मतलब कोई कॉम्बिनेशन आर सी या आर एल वगैरह, तो उनमें आपस में कोई एंगल थीटा बनता है। कैसे, क्यों, ये सारी बातें अभी ये नीचे मैंने अभी आपको बताई हैं, यहाँ पे ये सारा कुछ ही बताया है आपको, थोड़ी देर पहले यही कुछ ही बताया। तो द कंपोनेंट ऑफ वी आर एम एस, यहाँ आपने लिखना है वी आर एम एस, द कंपोनेंट ऑफ वी आर एम एस अलॉन्ग द करंट आई आर एम एस, वो कौन सा है, वी आर एम एस कॉस थीटा, ये नज़र भी आ रहा है, ये वाला अभी बताया सारा कुछ। एक्चुअली इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज वेक्टर विच इज़ इन फेज विद द करंट, यही है जो करंट के अलॉन्ग है, करंट के साथ इन फेज है। सो द पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट्स ये होगी, क्योंकि पावर का फार्मूला करंट इनटू वोल्टेज तभी अप्लाई होता है जब करंट और वोल्टेज इन फेज हो, और यहाँ वोल्टेज का वो कंपोनेंट जो करंट के साथ इन फेज है यानी पैरेलल है, वो वी आर एम एस कॉस थीटा है। तो पावर है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस थीटा, यानी आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस थीटा, और द फैक्टर कॉस थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर, यही होगा मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम यही होगा, जीरो तो पावर जीरो एंड सो ऑन। और ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें हमने बड़ी डिटेल से बात कर दी है। अगला टॉपिक है सीरीज रेजोनेंस सर्किट या एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। ये एक्सेप्टर का वैसे नाम आपको पेपर में आएगा नहीं, पूछा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। फिर भी थोड़ी सी बात इसी बार कर लेंगे, लेकिन असल में है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक पे इसका नाम है, या कभी कभी RLC सीरीज सर्किट भी कहते हैं इसको, सीरीज रेजोनेंस सर्किट या RLC सीरीज सर्किट भी कहते हैं, तो एक ही बात है। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं, इसमें मैं फिर दोहरा दूं कि कोई ख़ास नई शय नहीं पढ़ने लगे। जिन्होंने पिछले लेक्चर लिए हैं, अब तक की जो बातें पीछे हुई हैं, वो जिन्होंने सारी समझ के पढ़ी हैं, समझी हैं, या नहीं कहीं कोई मसला बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कोई मामला है, कोई मसला है बना हुआ, तो दोबारा प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देख लें जहाँ जहाँ आपको कुछ कन्फ्यूजन है, तब ही समझ आने हैं, वरना आपको मैं खुद बता रहा हूँ समझ ही नहीं आने जो हम बातें अगली करने लगे। तो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की बात हम शुरू करने लगे हैं जी। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, इसकी आपके लिए एक छोटी सी मैं मोटी सी लिस्ट एक मोटे मोटे पॉइंट की बनाना चाह रहा हूँ कि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक तो अभी शुरू करने लगे हैं सीरीज़, और उसके बाद अगला पैरेलल होगा। लेकिन मैं आपको एक पुरानी पढ़ी हुई चीज़, सीरीज़ रजिस्टर्स चैप्टर नंबर 13 में भी थे और वैसे मैट्रिक में भी देखे हुए हैं, और ये इस टॉपिक से हटके है जी, इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। और पैरेलल रजिस्टर्स में एक दो बातें आपको याद करवा दूं जो आपने पढ़ी हुई हैं। आपको पता है सीरीज़ कम्बिनेशन किस तरह का है, कोई R1 है, कोई R2 है, कोई R3 है रेजिस्टेंस, और पैरेलल कम्बिनेशन आपको पता है कैसा होता है, ये भी उसी तरह R1 R2 और R3, और अगर कोई बैटरी ज़ाहिर है कोई लगाई दी होगी कोई, तो पीछे से करंट I आएगा, तो इसमें 3 शाखें बन गई करंट के लिए, 3 रास्ते, तो I1 इधर से, I2 दूसरी वाली में से, और I3 तीसरी में से ये होगा। लेकिन जो वोल्टेज है बैटरी की, ये क्यों है, कैसे है, मैं ये सब डिटेलों में नहीं जाऊँगा, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। इस केस में हमने देखा था कि पैरेलल है तो वोल्टेज सबकी सेम होती है, सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस। आपको पता है ये बात बार बार बातें हुई है, मैट्रिक से चल रही है, मैट्रिक में भी हुई है। जबकि करंट जो है वो सब में डिफरेंट होता है, और जो जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम करंट गुजरेगा, क्योंकि सिंपली वो जो ओम्स लॉ है V = IR, तो उसके मुताबिक बच्चों I = V/R, फार्मूला सब जानते हैं। तो क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, ऊपर वाली शायद तो कांस्टेंट है, तो फिर इसका मतलब है I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो फिर हमें पता ही है
कि इनमें से जो रेजिस्टेंस बड़ी होगी उसमें से करंट कम गुजरेगा, जो छोटी होगी इसमें से करंट ज़्यादा गुजरेगा। ये बातें हैं। और फार्मूला भी पता ही है हमें इसका क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। वो इसका वैसे था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होती है 1/R इक्विवेलेंट, और पता है आपको। लेकिन जो अहम बात, एक बड़ी ख़ास बात थी कि इस कम्बिनेशन में, पैरेलल कम्बिनेशन में, जो R इक्विवेलेंट होती है बच्चों, ये होती है स्मॉलर दैन इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंसेस, स्मॉलर दैन दी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। जो सब की मजमुई तीनों की मिला के होगी वो इनमें से सबसे छोटी से भी कम होती है। और वजह उसकी सादा सी है, क्योंकि करंट को कई रास्ते मिल गए, तो एक छोटा रास्ता, थोड़ा एरिया, एक और उतना ही, एक और पाइप मिला चलने के लिए, एक और तार मिली, एक और तार मिली, तो ज़्यादा एरिया मिल गया चलने के लिए करंट को। तो इस वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये सादा लफ्ज़ों में जस्ट एक पॉइंट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा रास्ते मिल गए करंट को चलने के लिए, तो रेजिस्टेंस कम हो गई। इस केस में टोटल रेजिस्टेंस स्मॉलर दैन इवन दी स्मॉलेस्ट। और आप ये जब चाहें इसको चेक कर सकते हैं, R1 R2 R3 की वैल्यूज़ पुट करके अपनी मर्ज़ी की, और आप देखेंगे कि जब वो फार्मूला लगाएंगे पैरेलल कम्बिनेशन वाला, तो आप देखेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आएगी वो उन सारियों में से छोटी से भी छोटी आएगी। जबकि इधर मामला उलट है कि इधर सेम होता है करंट पाथ, क्योंकि एक ही है करंट का, सब के अंदर से करंट तो सेम है। और वोल्टेज जो है बैटरी की अगर V थी तो इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, उसके अक्रॉस V3 है। करंट सब में सेम है, सीरीज़ में करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो करंट सेम है, I जो है वो सेम है, और वोल्टेज डिफरेंट है, अपनी अपनी है। और जितनी बड़ी रेजिस्टेंस है उतनी ही उसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होगी, ये ओहम लॉ वाले फार्मूले से। और इस केस में जो R इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस होती है, आपको पता है सिंपली वो मजमुआ जो होती है R1 + R2 + R3, तो R इक्विवेलेंट जो होती है वो ग्रेटर दैन इवन दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ग्रेटर दैन इवन दी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस होती है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट जल्दी से दोहरा दिए, ये इस टॉपिक से हट के थे ज़रा, आई मीन जस्ट आपकी एक दफ़ा फ्रेश हो गए, ताकि इधर कोई चीज़ इनमें से अप्लाई करनी हो इस टॉपिक में, और इससे अगले में भी। वो अगला होगा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो ये हमें बातें ज़रा ज़हन में हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब इसी तरह से हम जो पीछे टॉपिक पढ़ते हुए, आपको याद होगा मैंने कोई लिस्ट भी बना के दी थी, तो यहाँ भी छोटी सी मैं चाहता हूँ लिस्ट ना बना दूँ पहले, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि करना क्या क्या है इसमें। और जो हमने सबसे पहले तो इसमें कुछ सर्किट डिस्क्रिप्शन करनी है, सर्किट इंट्रो एज़ यूजुअल। उसके बाद हमने जो बात करनी है वो इम्पीडेंस डायग्राम की होगी। ये क्या होती है, ये पिछले टॉपिक्स में आप देख चुके हैं, RC और RL सर्किट्स में देख चुके हैं, वही चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है, उसका तज़किरा होगा। उसके साथ ही फिर हमने बात करनी है कुछ इफ़ेक्ट ऑफ, मैं चाहूँगा ये जहाँ जहाँ मैं ये बात समझाऊँगा आपको पता चल ही जाएगा ड्यूरिंग द लेक्चर, तो आप खुद ही वहाँ ये हेडिंग भी दे सकते हैं, इस टॉपिक में दे दीजिएगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, इसकी कुछ बात होगी। उसके बाद हम बात, इसके कुछ 3 पॉइंट होंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एंड पे समझिए तकरीबन इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं सर्किट की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, उसकी बात करेंगे। वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि ये आपका जैसे जिस तरतीब में और जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक पे है, वो आपको इवन वो बड़ा सही फील होगा याद करने के लिए। इवन नोट्स वाली बुक की मैं कह रहा हूँ ज़रूरत भी नहीं है इतनी। और ये मैं एक और चीज़ ऑन रिकॉर्ड कहने लगा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं कैमरे की तरफ इशारा करके बता रहा हूँ, ये मेरा कैमरा लगा हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड सबूत आपके हाथों में दे रहा हूँ अपने लेक्चर के बारे में कि जो जो मैंने बातें की। क्या कहने लगा हूँ मैं इतनी सख्ती से क्या बात करने लगा हूँ? तो बात में ये कहने लगा हूँ कि बच्चों ये जो टॉपिक दोनों पढ़ने लगे हैं, सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, मेरे साथी बहुत से टीचर्स भी देखते हैं ये लेक्चर्स मेरे, देखते हैं, उनको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत से तकरीबन मोस्टली जो आपके शहर के टीचर्स हैं उन यकीनन वो भी देखते हैं, और भी शहर से बाहर भी कई देखते हैं, तो उनको पता है इस बात का जो मैं करने लगा हूँ कि इन दोनों टॉपिक्स में
आपने एक चीज़ ख़ास ध्यान में रखनी है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं हैं, जिनकी डिटेल आपके लिए नहीं है। ऐसा ही कुछ कहीं पीछे भी आ चुका है, जब आपने AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर देखा था, तो वो जो दो फार्मूले देखे थे, मैं इधर ही लिख के जल्दी से मिटाने लगा हूँ कि XC था, आपको पता है 1/ωc, और XL आया था ωL। तो कैसे बने ये दोनों फार्मूले? बड़े छोटे से सिंपल से स्टेप्स हैं इनके। कभी मैंने वैसे FSC में अपने क्लासों में करवाए भी हुए हैं, पिछले साल भी मेरा ख्याल करवाया था, लेकिन ज़रूरत नहीं हो इनकी, कभी कभी पेपर में या एंट्री टेस्ट में आने नहीं है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वीडियो का हमें मजबूरी होती है लेक्चर काफ़ी लंबा ना हो जाए, अमूमन थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, तो इसको ज़रा हम शॉर्ट रखेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड क्या बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि बहुत से टीचर्स भी ज़ाहिर देखते हैं, तो वो मुझे पता है उनको भी इस बात का जो मैं करने लगा हूँ कि ये टॉपिक बड़े लेंथी और काफ़ी इनमें काफ़ी डिटेल्स हैं। अब अगली क्लासों में, पर्टिकुलरली BSc में भी और उससे अगली क्लासों में भी, आपने इनमें से चंद बातें ऐसे ही एज इट इज़ बस याद करनी है। आपकी बड़ी मौज लग गई, जैसे मैं क्लास में कई चीज़ों के बारे में आपको याद है, पहले भी कहा करता हूँ, तो ये बातें रिकॉर्ड करवाते हुए ऑन रिकॉर्ड आपके हाथ में अपना ये सबूत दे रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी, आपकी मौज लग गई, आपको फ़ायदा हो गया। बड़ी मज़े की बात है कि आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए एक्सप्लेनेशन उनकी नहीं है, तो आपने उनकी टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेन इसके हिस्से हैं। सर्किट इंट्रो की बात करने लगे, तो सर्किट का इंट्रोडक्शन जी, सर्किट बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा सादा सा, अभी कहीं देखा भी था शायद पीछे वो बात करते हुए। तो ये बच्चों, एक मैंने रेजिस्टेंस दिखा दी, और ये मैंने इंडक्टर दिखा दिया, और ये मैंने एक कैपेसिटर दिखा दिया, तो बन गया RLC सीरीज़ सर्किट। तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन सर्किट इंट्रोडक्शन में बस एक बात ज़रूर लिखनी है, जो आपकी शायद नोट्स वाली बुक में लिखी नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक पे लिखी हुई है शुरू में ही, कि ये जो AC सोर्स है, ये ख़ास तौर पे याद रखना कि ये सोर्स जो है, इसकी जो AC की अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी वो वेरिएबल है, एडजस्टेबल है या वेरिएबल है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन में लिख देना, ये आपकी नोट्स वाली बुक में शायद नहीं लिखा, आपने ज़रूर लिखना है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन बस यही है जी कि हेयर वी हैव ए सर्किट, या कंसिडर RLC सीरीज़ सर्किट है, जिसमें एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, जो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। या यही बातें अगर आपकी बुक सामने है तो देख सकते हैं। बस यहाँ ये लिखना है कि ये जुड़े हुए हैं इन सीरीज़ टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैविंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जिसकी अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल या एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी है। ये ज़रूर लिख लेना है, मैं कह रहा हूँ। अगली बात जो है वो इम्पीडेंस डायग्राम है। तो अब मैं जो करने लगा हूँ, ये अगली बातें अब बाद में फिर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वगैरह। इम्पीडेंस डायग्राम में जो मैं बात करने लगा हूँ, उसकी मैं कतई तौर पर उसकी कुछ समझाने की कोई लंबी चौड़ी बात, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या किया जी, मैंने रेजिस्टेंस ले लिया लॉन्ग एक्स एक्सिस, ऐसा काम आपने पिछले टॉपिक में किया था, RC में भी RL में भी। और मैंने इकट्ठे ही इसमें, क्योंकि दोनों सर्किट में दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, तो मैंने इकट्ठे ही इसमें दिखा दिए, XL वेक्टर भी दिखा दिया और XC भी दिखा दिया। बस दोनों डायग्राम्स कंबाइन कर दी हैं, कुछ नहीं किया। वही जो पिछले लेक्चरों में आपने देखा हुआ है, कैसे है, क्यों है, प्लीज़ पिछला लेक्चर दोबारा देख लीजिए, ताकि आप ख़ुद ही उसको देख के फिर उसके मुताबिक ये देखिएगा, समझ आएगी कि कौन कहाँ लीड कर रहा था, कौन लैग, और बाई हाउ मैनी रेडियंस या हाउ मैनी डिग्रीज। और यहाँ ये देखिए कि XL और XC एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये टोटल एंगल इनका आपस का जो है ये 180 डिग्री यानी पाई रेडियन है इनका आपस का। अलबत्ता यहाँ जो एंगल दो बन रहे हैं, ये भी π/2 है रेडियन में, और ये भी π/2 है रेडियन में। और ये वाला एंगल जो दूसरी तरफ दिखाया जो इन दोनों का आपस का है, एक दूसरे के ऑपोजिट इनका बिहेवियर है, तो ये वाला एंगल पाई रेडियन यानी 180 डिग्री है। ये सारी बातें आपको पता है। ये हो गई जी इम्पीडेंस डायग्राम। और यहाँ आपकी बुक पे भी कुछ लिखा है कि यहाँ जो ऑपोजिशंस टू द फ्लो ऑफ करंट हैं इस सर्किट में 3 हैं। ये बातें पीछे हो चुकी हैं, ऑपोजिशंस। तो इसमें रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है, सर्किट की रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है, और सर्किट में XC ऑपोजिशन है जो होती है 1/ωc, आपको पता है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है जो कि ωL है। कैसे है, क्यों है, ये बातें पीछे हो चुकी हैं। अगली बात हमारी तीसरी हेडिंग क्या थी भला? वो थी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। इस सर्किट में बच्चों अगर तो फ्रीक्वेंसी हुई वेरी स्मॉल, ए पार्ट वेरी स्मॉल, किसकी फ्रीक्वेंसी? इस AC सोर्स की। वेरी स्मॉल f हुई अगर, ये मैं फार्मूले मजीद बढ़ा के लिख दूँ, 1/2πfc। कैसे है, क्यों है, ये मैं नहीं समझाऊंगा, आपको पता है। और ये 2πfc जस्ट लिखा।
तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल हुई तो ये दोनों फार्मूले क्या बता रहे हैं, स्मॉल भी हुई, काफ़ी स्मॉल हुई, वेरी स्मॉल हुई, तो ये फार्मूले ये बता रहे हैं कि फिर एक्स सी जो है वो मच मच ग्रेटर देन एक्स एल होगा। इसका मतलब है ये पूरा सर्किट, इसमें फिर इस सर्किट में नीचे वाली बटे की नीचे वाली छोटी है तो ये आंसर ज़्यादा आएगा, जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल हुई तो एक्स एल भी स्मॉल होगी। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस ज़्यादा हैवी काम करेगी क्योंकि उसकी रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा, कैपेसिटेंस सर्किट की जो है वो डोमिनेट करेगी, डोमिनेट्स। और चुनाचे फिर ये सर्किट कैसे परफॉर्म करेगा, फिर ये सर्किट जो है, ये जो RLC सीरीज सर्किट था, ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट था, ये वाला सर्किट, द सर्किट एक्ट्स, ये एक्ट करेगा लाइक एन RC सीरीज सर्किट। क्योंकि वेरी लो फ्रीक्वेंसी थी AC सोर्स की, तो हमने ये रिजल्ट देखा कि XL बहुत छोटी रह जाएगी, ना होने के बराबर उसका असर रह जाएगा, तो ऐसे ही लगेगा जैसे L है ही नहीं, बस R और C है। और बिल्कुल इसका उलट वेरी लार्ज हुई फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, तो इसका बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। तो मैं समझाने भी नहीं लगा, आपको पता है क्या मतलब है, क्या बातें हैं, ये जस्ट मैं लिख रहा हूँ। तो इंडक्टेंस डोमिनेट करेगी, हावी हो जाएगी, उसका ज़्यादा भारी रोल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटेंस। चुना चाहिए ये फिक्रा क्या बन जाएगा, भला पता है क्या बन जाएगा, दी सर्किट एक्ट्स लाइक, अब क्या होगा, RL सर्किट, RL सीरीज सर्किट, जो ऊपर लिखा है उसका उलट हो जाएगा। तो सर्किट अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा RL सीरीज सर्किट की तरह का, पहले RC की तरह का कहा था। और बच्चों ये तो हो गया दो एक्सट्रीम्स की बात, और इन बिटवीन कोई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहीं ऐसी भी आएगी, किसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे ना वो बहुत बड़ा ना वो बहुत बड़ा, सम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे शायद जब XC बराबर हो जाएगा XL के, ना वो बड़ा ना वो बड़ा, बराबर हो जाएंगे। जब दोनों सेम हो जाएं, जब बराबर हो जाएं, तो इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, सर्किट की रेजोनेंस की कंडीशन। मैच कर जाना, बराबरी हो जाना, ये सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो लगे हाथों जल्दी से अगली डायग्राम इधर बना देता हूँ इसके नीचे ही। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, जब बराबर हो गए तो इन्होंने सिंपली एक दूसरे का इफेक्ट टोटल कैंसिल कर दिया। ये वाली इंपीडेंस डायग्राम इस सूरत में बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ ये दोनों तो कैंसिल हो गए बराबर होने की वजह से। इंपीडेंस डायग्राम ये फॉर्म इख्तियार कर लेगी, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस बाकी बचेगी, वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। यानी सर्किट की टोटल ऑपोजिशन बहुत थोड़ी रह जाएगी, सिर्फ अकेली रेजिस्टेंस रह गई, रिएक्टेंसेस का इफेक्ट खत्म हो गया, एक दूसरे का के साथ कैंसिल कर दिया उन्होंने इफेक्ट। यही बातें आपकी बुक पे कुछ ऐन इसी तरह से लिखी भी हुई हैं, अभी देख लीजिएगा साथ साथ उसको। और मैं यहाँ थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स भी करने लगा हूँ। XC का हमें फार्मूला पता है 1/ωc, वो ऊपर कहीं लिखा भी हुआ है, और XL का ωL। और रेजोनेंस कंडीशन के लिए वो वाली फ्रीक्वेंसी, वो वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे ऐसा होगा कि दोनों बराबर होंगे, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, उसको मैं ωR कह देता हूँ, जो होगी 2πfR एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो वो जो 2πf है उसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये ωR यहाँ से मैं उधर ले जाता हूँ, एक ωR पहले ही था, एक और नीचे से ऊपर गया तो दोनों मल्टीप्लाई होकर ωR स्क्वायर बना, और ये वाला L उधर से नीचे आ गया तो 1/LC। सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप है, कोई ऐसी पेचीदा नहीं है। दिस इम्प्लाइज मैं अगर इधर भी अंडर रूट ले लूँ तो उधर भी अंडर रूट ले लेंगे, तो ये बन गया जी ωR इज इक्वल टू 1/LC अंडर रूट। लेकिन ओमेगा का वो फार्मूला भी तो है 2πf, तो बना इससे आगे ये बना 2πfR इज इक्वल टू 1/LC अंडर रूट। और बस इसका मैथमेटिकल स्टेप का लास्ट हिस्सा, ये 2π इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी तरफ इधर ले जाएं तो बटे के नीचे आ जाएगा। तो फाइनली फार्मूला बच्चों बनेगा, फार्मूला बनेगा, मैं चलिए यहाँ लाइन लगा के लिख देता हूँ, तो वो वाला फार्मूला, ये वाला चीज़ यहाँ से FR अगर मैं लिखना चाहूँ तो FR बनेगा 1/2πLC अंडर रूट। ये सिंपल से स्टेप्स हैं, मैथमेटिकल आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं, ये बड़ा अहम फार्मूला जी, यही आइंदा याद भी रखना, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी होना है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये आपके मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं ये आपके उधर भी
टेक्स्ट बुक अपनी नोट वाली बुक पे भी मौजूद है, टेक्स्ट बुक पे भी मौजूद है, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। लेकिन यही जो सारी बातें अब तक मैंने की हैं, प्रॉपर्टीज़ अब आगे शुरू होने लगी हैं, बस टॉपिक फिर उसके बाद फिनिश। मैं जल्दी से इनको आपके लिए रीडिंग भी करूँ। ये मैं फिर से दोहरा दूँ कि रीडिंग मैं क्योंकि करता हूँ ताकि आपकी कॉन्फिडेंस आ जाए कि जी बुक पे भी ऐसे ही इसको याद कर लेना। ये कुछ 8-10 मिनट में हमारे ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये मैं आपके लिए मैं करता हूँ कि आपको पता ही ये एट हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एट लो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और इन between intermediate frequency, these frequency there will be a certain value of frequency omega r, angular frequency omega r की खास वैल्यू आएगी AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी की, which is called resonance frequency. Thus at resonance frequency the inductive reactance being equal and opposite to the capacitor reactance, so they cancel each other, and the impedance diagram C is only resistive. ये वाली इम्पीडेंस डायग्राम सिर्फ ये रह गई जो अभी सिखाया आपको, और अगले मैथमेटिकल स्टेप्स में समझाने नहीं लगा, ये आपके सामने, ये सारे आपके सामने हैं। हम यहाँ तक आ गए, बस ये हिस्सा थोड़ा सा रह गया जी, ये जल्दी से फिनिश करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की किताब मैं ऐसे ही सामने रख ही लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल सी है कि दी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाई, इस सर्किट की जो अभी पीछे सीखा हमने, इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये है, इसका फार्मूला ये, पहली प्रॉपर्टी हो गई, बात खत्म हुई। अगली बात देखिए, कहता द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। कोई नई बात नहीं है, अभी अभी की है, ये अभी समझा है कि ये हमने देख लिया कि यहाँ इम्पीडेंस रेजोनेंस पे आके सारी की सारी इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रह गई। इम्पीडेंस क्या होती है? सारी रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस का रिजल्टेंट मजमूई इफेक्ट, ये इम्पीडेंस होती है। तो कहता है कि द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़ मिनिमम। अभी सारी बातें समझा दी हैं मैंने, क्योंकि ये दोनों तो फिनिश हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इम्पीडेंस कम होकर सिर्फ रेजिस्टिव रह गई। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़ मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ इक्वल टू आर, और वो सिर्फ आर रह गई है। अगली बात, अब फिर से ज़रा रिवाइंड करके देख लें इसी लेक्चर को, या फिर पिछले लेक्चरों को भी मैंने जैसे कहा ही हुआ है कि ये समझ ही तब आएंगी जब पिछली बातें आपको याद हैं। तो जब सिर्फ रेजिस्टेंस रह गई बच्चों, बाकी दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, रिएक्टेंसेस खत्म, सिर्फ रेजिस्टेंस रह गई, तो पता है फिर पावर फैक्टर क्या होगा? अभी सीखा है आपने, पावर फैक्टर बच्चों हो जाएगा 1, क्योंकि रेजिस्टेंस जब रह जाए तो फिर करंट और वोल्टेज इन फेज़ हो जाते हैं, इन फेज़ हो जाए तो पावर फैक्टर होता है 1। ये बात ये ऊपर जो दूसरे नंबर पे लिखी हुई है कि द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, वो रेजिस्टिव है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। सो दी करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। जब अकेली रेजिस्टेंस रह जाए तो हमें पता है करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, कैसे क्यों पीछे बातें हो चुकी हैं। एंड द पावर फैक्टर इज कॉस थीटा, पावर फैक्टर कॉस थीटा इज़ 1, वो पता है क्यों 1, क्योंकि जब करंट वोल्टेज सेम डायरेक्शन में हो थीटा 0, कॉस 0 हो जाता है 1। 1 2 3 करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये पहले तीसरी कर ली, बाद में दूसरी, या ये कर लें पहले ये बाद में, ये कोई बात नहीं। चौथी क्या देख रहे हैं, कहता है कि जब अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज V0 इज़ कांस्टेंट, वो जो सोर्स की वोल्टेज थी उसकी जो पीक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड वो बार बार वेरी हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो अगर कांस्टेंट थी तो फिर द करंट इज़ मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। भाई रेजोनेंस पे जब इम्पीडेंस हो गई मिनिमम, इम्पीडेंस थी क्या भला? पता है आपको, इम्पीडेंस थी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जब इम्पीडेंस कम 3 हो गई तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाना है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, करंट हो जाना है मैक्सिमम, रेजोनेंस पे करंट हो जाना है मैक्सिमम। तो कहता है कि अगर एम्पलीट्यूड सोर्स वोल्टेज की पीक वैल्यू यानी V0 थी, वो कांस्टेंट थी, तो करंट उस वक्त मैक्सिमम होगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड उस करंट की वैल्यू होगी V0/R, ओहम्स लॉ से ये लिखी हुई है IR, ये छोटा सा R लिखा है, रेजोनेंस पर वैल्यू ऑफ करंट। ये ग्राफ भी अभी देखिए, इसमें फ्रीक्वेंसी ली है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, करंट की वैल्यूज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ थी, लेकिन उनमें से जो FR है, ये छोटा सा लिखा हुआ है FR, ये मैं चले इधर आपको, मैंने जगह खाली BBC इसी के लिए की है, आपको दिखा भी दूँ इधर भी बना के, कि हम अगर इस ग्राफ की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स है वो ले लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो करंट था जो सर्किट में से बहना था वो ले लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो फ्रीक्वेंसी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी, उनमें से जो फ्रीक्वेंसी की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली FR कोई वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की, उस वैल्यू पे करंट बच्चों सर्किट में हो जाएगा मैक्सिमम, और इस तरह का ग्राफ आपके सामने ये बनेगा। इस वैल्यू पे करंट की पीक आई है, और वो पीक ही कहलाती है I0 मैक्सिमम करंट, या IR रेजोनेंस वाला जो करंट है वो है V0 मैक्सिमम वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ से V=IR से, वही बात यहाँ पर हो रही है। द वेरिएशन ऑफ करंट कहता है विद फ्रीक्वेंसी शोन इन द फिगर, वो शक्ल में दिखाई गई है कि कैसे कैसे करंट वेरिए हुआ फ्रीक्वेंसी के साथ। रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम हुआ क्योंकि वहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम हो गई।
लास्ट पॉइंट बड़ा हमें कहता है कि एट रेजोनेंस वी एल, जो कि वोल्टेज थी, द वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, एंड वी सी द वोल्टेज ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर या कैपेसिटेंस मे बी मच लार्जर दैन दी सोर्स वोल्टेज। ये छोटा सा पॉइंट है, इसकी वैसे वजाहत आपके कोर्स में नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी मैथमेटिकल भी इसकी रीज़न है। जो पावर यहाँ पर क्यों वोल्टेज होती है मैक्सिमम, तो एक क्वालिटी फैक्टर होता है RLC सीरीज सर्किट का और RLC पैरेलल सर्किट का। टीचर्स जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको तो पता है, स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये पहले ही बता दिया था कि आपकी मौज लग गई, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इस सबूत दे रहा हूँ इस बात का, मैं वीडियो में रिकॉर्डेड है आपके पास मेरा इस बात का कि ये आपकी टेंशन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। आप वैसे छोटी सी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए छोटी सी बात अगर मैं आपको बता दूं तो चलिए आपके लिए इस तरह है, आप इसको यूँ समझिए कि आपको पता है पिछले किसी लेक्चर में हमने 2 लेक्चर पहले बात की थी कि वोल्टेज भी जो कैपेसिटर की जो अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो कैपेसिटर के अक्रॉस भी बनती है और इंडक्टर के अक्रॉस भी पैदा होती है, जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है जब अल्टरनेटिंग करंट दें, और कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज पैदा होती है जब उसको चार्ज किया जाए। ये बातें सारी पीछे जानते हैं। दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं, कैपेसिटर भी इंडक्टर भी, दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एनर्जी स्टोर करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों स्टोर करते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल करता है, दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन वो मैग्नेटिक एनर्जी भी वोल्टेज और करंट पैदा करने का बायस बनती है, इंड्यूस्ड EMF का बायस बनती है। तो दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होने की वजह से वो जो दोनों के अक्रॉस फिर वोल्टेज जन्म लेती है, वो बार बार अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज सर्किट में लगातार वेरी होती है, बार बार कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ज़ीरो भी हुई बार बार वैल्यू। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो बार बार ऐसा होता है कि वो वोल्टेज जो का जो सोर्स लगा हुआ है उससे भी इवन ज़्यादा हो जाती है बहुत दफ़ा। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, वो अपनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो इनके अपने अंदर जो